हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी दर्पण में। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस बुक की चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें से हमने अभी तक के पिछले वीडियो में देख लिया है क्रियाकलाप 1.10 तक। आज हम बात करेंगे क्रियाकलाप 1.11 की। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप 1.11 यानी क्रियाकलाप 1.11। तो चलिए क्रियाकलाप 1.11 को देख लेते हैं। चलिए, लिखा हुआ है अपचयन, उपचयन और अपचयन। एक है हमारा उपचयन, उपचयन, एक है अपचयन। तो क्या होता है उपचयन अपचयन, देखते हैं। पहले समझिए उपचयन और अपचयन क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। अब चलिए समझते हैं इसको। पहले क्या हो गया, उपचयन। उपचयन को देख लेते हैं पहले। उपचयन में होता है कि किसी पदार्थ में क्या होगा, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, या आप मान लीजिए बढ़त होगी, वृद्धि। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन होगा, अपचयन होगा पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कमी कह दीजिए, कमी या हार्स कह दीजिए, सॉरी हार्स कह दीजिए, हार्स। ये कहलाएगा अपचयन। चलिए देखते हैं। तो क्रियाकलाप 1.11 क्या कह रहा है कि एक चाइना डिश लेंगे। कोई चाइना की ये डिश ले ली, मतलब कि कोई बर्तन ले लिया चीनी मिट्टी का, उसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करेगी। कॉपर चूर्ण, कॉपर चूर्ण लेकर इसके करेंगे, गर्म करेंगे। ये कॉपर हो गया, पिसी हुई कॉपर है बारीक, जो चूर्ण हो गया उसको गर्म करेंगे। ये चाइना डिश में ले लिया, ये ऊपर जैसे ले रखा है और गर्म हो रहा है। नीचे से ये जैसे कोई आग लगा दी। तो क्या देखा, क्या होगा, ये देखते हैं कि कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर क्या होता है, क्या इसकी अभिक्रिया हुई है। तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाती है। एक काली परत चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड गर्म करने पर। अच्छा, ये काला पदार्थ किस लिए बना है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर से ऑक्सीजन के योग से बना है, कॉपर के ऑक्सीजन के योग से। अब इस बात को समझते हैं, क्या क्या बोल रहा है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड ये सेकंड है यहाँ पर, इसको बोला नहीं जाता लेकिन एक सिंबल के तौर पर लगा हुआ है कि काली परत चढ़ जाती है। जो इसको गर्म करेंगे कॉपर चूर्ण को, तो ये एकदम काला काला हो जाएगा, इसके ऊपर काली परत जम जाएगी। जैसे ये है जैसे कॉपर चूर्ण है, तो इस पर ऐसे काली 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 का परत चढ़ जाएगी। ऐसे पूरा काला नहीं होगा, ये काली से परत परत आएगी, ये कैसे काली परत चढ़ जाएगी ऐसे। ये काली परत किस लिए चढ़ी कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या है, ऑक्सीजन से योग करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करने की वजह से, इस वजह से इसका ये क्या काली परत चढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं।
अब वो काली परत चढ़ी है तो इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं कैसे क्या हुई है अभिक्रिया, कैसे कॉपर ऑक्साइड में प्राप्त हुआ है। तो ये तो ये कॉपर का चूर्ण हो गया, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, हमने ताप दिया था यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हुआ है CuO 2CuO, हमें प्राप्त हुआ CuO प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अभिक्रिया संतुलन देख लेते हैं। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, इसको 2 कर दिया, इधर 2 कॉपर है, इधर 1 है, इसे 2 कर दिया, ये हो गया, ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। और इसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ जो ही क्रिया हुई ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये तो हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड। ये दो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये रोमन में 2 है, इसे इसका 2 का मतलब ये 2 है, समझ गए, ये 2 अणु है यहाँ पर 2, हाँ। और ये हमारे पास था क्या था, कॉपर चूर्ण था, और ये क्या था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई है हमारी ये। यदि इस गर्म पदार्थ Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरी हो जाती है। चलिए ये बात भी समझ लेते हैं, क्या कह रही हैं। ये कह रहे हैं कि यदि इस गर्म परत पर CuO के ऊपर इसके ऊपर क्या करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें, हाइड्रोजन गैस, ये CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी, प्रवाहित करने पर क्या होगा, काली परत भूरे रंग की हो जाएगी। जो ये परत काली काली जमी थी ना यहाँ पर, ये किसकी हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाएगी। तो भूरे रंग की कैसे हो जाएगी, देखते हैं कैसे क्या हो जाएगी और क्या प्राप्त होगा हमें। तो CuS2 से अभिक्रिया करो हमने, तो Cu प्लस AS2 जल बाहर आ गया। और ये ताप दिया है हमने, इस पर भी ताप दिया हुआ है, गर्म की हुई ताप पर लिखा हुआ, ताप देना, गर्म करना, बात है कि उष्मा देना। तो ये में ये प्राप्त हुआ है, फिर से मैं कॉपर प्राप्त हो गया वापस अलग से, और ये जल अलग प्राप्त हो गया। चलिए जी अब आगे समझते हैं। ये भी गैस संतुलित है, ये H2 का 2 है, जल का 1 अणु है, जल का इधर भी 1 अणु, Cu1 है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। उपचयन मतलब कि क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या उपचयन हुआ है, ये रहा आपका उपचयन हो रहा है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास या कमी, उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन, ऑक्सीजन की कमी पर क्या होता है, या ऑक्सीजन की ये नीचे के तीर का मतलब कमी, तो इसे कहते हैं अपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना, अपचयन उपचयन क्या हुआ। देखिए यहाँ पर तो हो रहा है उपचयन। ये देखिए बता दो एक बार आपको, ये तो हो रहा है उपचयन। उपचयन कैसे हुआ, ये देखिए आप, उपचयन ऐसे हुआ कि देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन का ये अलग है, पहले Cu के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे अभिक्रिया हुई है ये Cu के साथ जुड़ गया, तो ये अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब ऐसे नहीं है कि अभिक्रिया संतुलन बिगड़ जाए, इस तरफ ऑक्सीजन के 2 अणु होंगे और वृद्धि हो गया फिर 3 हो गए, यानी ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो अभिक्रिया संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि पहले ऑक्सीजन ये अलग से था, ये अलग था, लेकिन ये यहाँ पे जुड़ गया, संयोजन हो गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन संयोजन का मतलब इसका उपचयन है। इसमें देखिए पहले ये संयोजन में है, लेकिन अभिक्रिया के बाद में ये ऑक्सीजन यहाँ से इससे अलग हो गया, विस्थापित हो गया और H2 के साथ चला गया, यहाँ पर, तो इसका विस्थापन हो गया, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। अपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, पहले इसके साथ में था, इससे छूट गई, इसके साथ चला गया, मतलब कि इसके यहाँ से कमी होगी ऑक्सीजन की, तो इसका ह्रास हो गया, तो ये होगी कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। आया को समझ में इसे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया थी हमारी, अभिक्रिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया 1.29
अभिक्रिया 1.29 कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखिए ये अभिक्रिया थी तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ये थी ना, ये अभिक्रिया थी। अच्छा जी, इसलिए ये अपचेत अभिक्रिया है। हमने ये लिखा हुआ था कि इसलिए ये अपचयन है। ये देखिए ये अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। देखिए इसमें हमने क्या बात की, देखिए यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट सॉरी, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन में कोई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इधर आते ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए ये कौन सी हाइड्रोजन के लिए तो हो गई ये उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। लेकिन कॉपर के लिए, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन ह्रास हो गया ऑक्सीजन का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभिक्रिया के बाद में ऑक्सीजन आया नहीं साथ में, तो इसके लिए ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन कमी होगी, इसके लिए कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरे कारक अपचयित होता है, इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए अगर एक अभिक्रिया में हमें दोनों लक्षण दिख जाए, उपचयन का और अपचयन का, तो अभिक्रिया होती है उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी है, या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या दूसरा नाम दे देंगे आपको, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये अभिक्रिया है जिसमें कि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, ये जिसमें दोनों अपचयन उपचयन, जिस अभिक्रिया में उपचयन उपचयन दोनों का गुण हो, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो देख लेते हैं, जैसे ये सी है, एक बार फिर से देखिए आप इसको, ये सी है प्लस H2 के साथ की इसने अभिक्रिया, तो क्या बना यहाँ Cu प्लस H2O। अच्छा जी, पहले देखते हैं उपचयन अभिक्रिया कैसे, उपचयन की बात करते हैं। उपचयन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप, उपचयन का मतलब हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं, ये इसके H2 देखिए, H2 यहाँ पर अकेला है, लेकिन यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। पहले अकेला था लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, देखिए यहाँ पर ऐसे आ गया ऑक्सीजन, पहले अकेला था लेकिन ऑक्सीजन आ गया, इसके लिए तो वृद्धि है भाई, अभिक्रिया संतुलन तो बना हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसके H2 के लिए तो वृद्धि हुई ना। पहले H2 के पास कुछ नहीं था, अकेला था, लेकिन अब वो आ गया तो वृद्धि होगी। तो इसके साथ कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी उपचयन। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपने कॉपर के साथ की। कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जो ही अभिक्रिया की इसने, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन चला गया। पहले ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन चला गया, तो हमने देखा है कि अब अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कमी होगी तो अपचयन अभिक्रिया होगी। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन कमी हो रही है, इधर तो CuO ऑक्सीजन साथ में है, इधर आते ऑक्सीजन गायब, तो ये कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया हो रही है, उपचयन भी हो रही है, अपचयन भी हो रही है, तो ये कौन सी होगी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। या दूसरा नाम इसका देखकर कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। आया इतना समझ में, चलिए आगे देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ उदाहरण की बात क्या है, उदाहरण देखते हैं। एक मिनट इसको मैं थोड़ा कर लूँ। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। देखते हैं, ये एक अभिक्रिया और, जैसे ये ZnO प्लस C, थोड़े इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि मिक्स ना हो। Zn प्लस O, ZnO प्लस C अभिक्रिया हो गई, ये Zn तो बाहर निकल गया, प्लस ये CO अलग बाहर निकल गया। एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, दोनों साथ में अलग अलग समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर अब कैसे क्या उपचयन हुआ, कैसे अपचयन हुआ। देखिए ये ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन इसके साथ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन सिंगल है, लेकिन इसमें जो ये बिक्रिया रहेगी इसके साथ ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका उपचयन हो गया। ये जेडेनो, जेडेनो के पास में क्या है अभी, ये जेडेनो, इस जेडेनो के पास में भी ऑक्सीजन है, लेकिन जो ये बिक्रिया रहेगी ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन कमी होगी, ऑक्सीजन कमी होगी, इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन बिक्रिया। तो इसमें इस अभिक्रिया में, ये वाली अभिक्रिया में दोनों के गुण हैं, उपचयन का भी गुण है और अपचयन का भी गुण है, तो इसलिए कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अच्छा जी, चलिए दूसरी बात करते हैं। चलिए ये और कौन सी अभिक्रिया रहेगी, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या, MnO2, अच्छा जी, प्लस 4HCl। अच्छा तो क्या बना यहाँ, MnCl2 2H2O Cl2। तो ये हो गया अभिक्रिया। अब इसमें देखिए कैसे क्या उपचयन हुआ है, कैसे अपचयन हुआ है। देखिए ये MnO2 है, ये Mn हो गया, Mn के साथ जो Mn जो भी गिरेगी ये ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, उसका मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। अच्छा जी, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो भी गिरेगी इसके साथ ऑक्सीजन आ गया। हमें सिर्फ ऑक्सीजन तत्व की बात करनी है, ऑक्सीजन की बात करनी है। ये अपचयन और उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन के ऊपर ही निर्भर करती है, बाकी इसे किसी से मतलब नहीं है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन है, ऑक्सीजन से मतलब है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन ये अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन वृद्धि होते क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो इसमें इस अभिक्रिया में दोनों हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। अच्छा जी, चलिए अगली बात करते हैं। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अपचयित होकर CO तथा Zn अपचयित होकर Zn बनाता है। अच्छा जी, और अभिक्रिया 1.32 में देखिए, इसमें ये बोल रहा है 1.31, अभिक्रिया 1.31 इसकी बात कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि कार्बन अपचयित होकर CO तथा Zn, कार्बन अपचयित होकर CO बनाता है। अच्छा, कार्बन अपचयित हो गया और CO बनाता है। ये उपचयित होकर CO बनाएगा, देखिए ये इसमें ऑक्सीजन वृद्धि होगी कार्बन में, तो उपचयन हो गया, तो ये हो गया उपचयित, उपचयित। तथा Zn अपचयित होकर Zn बनाता है। यह अपचयन, अपचयित का मतलब समझते हो आप, बताया दिया कि कार्बन की ह्रास या कमी को अप कहते हैं, अपचयन। अप यानी आप समझ लीजिए अपर, अप यानी नीचे और उप यानी ऊपर, ऊपर और अप यानी नीचे, बस ऐसे ऐसा आप याद समझने की, याद रखने की कोशिश कर सकते हैं आप। हो गया, अगली बात करते हैं। ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाँ, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अच्छा जी, एक नई बात निकल के और आ गई, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। दो बात निकल के आ गई, दो बात देखिए अब क्या निकल के, एक बात नई बात और क्या हुई कि उपचयन में क्या होता है। देखिए बात करते हैं उपचयन की। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी। अगर हाइड्रोजन कमी हो रही है तो उपचयन है वो, और अपचयन में क्या होगा, उल्टा है आपस में एक दूसरे के। देखिए अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन कमी सॉरी ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो वो भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन की वृद्धि होना भी अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगली बात करते हैं। अच्छा जी, ये क्या है, क्रियाकलाप लिखा हुआ आ रहा है इसमें, ये देखिए क्रियाकलाप 1.1।
चलिए बात करते हैं क्रियाकलाप 1.1 की। तो 1.1 में ये बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम की जो रिबन का दहन किया था हमने वायु में ऑक्सीजन के साथ, उस दहन में जो अभिक्रिया हुई थी वो उपचयन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है। तो वो देखते हैं, क्योंकि अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई है तो ऑक्सीजन जहाँ गया वहाँ अपचयन उपचयन तो आना अब कंपलसरी हो गया, जरूरी हो गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है या ह्रास हुआ है, अपचयन हुआ है या उपचयन हुआ है। तो क्या अभिक्रिया थी वो देखते हैं पहले। वो अभिक्रिया हमारी थी कि मैग्नीशियम ये था, मैग्नीशियम की रिबन थी और उसका क्या गया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने वो करवाया था, उसकी अभिक्रिया करवाई थी। तो हमें प्राप्त हुआ था MgO। तो ये अभिक्रिया में प्राप्त हुई थी 2MgO। तो इसमें ये पूछ रहा है कि उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है। फिर से एक बार बता दूं मैं, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि, उपचयन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर उपचयन का मतलब तो हो गया कि ऑक्सीजन में वृद्धि, ऊपर तीर का निशान वृद्धि, और अपचयन दिख नहीं रहा ना, और मैं लिख देता हूँ इससे रेड वाले से, अपचयन का मतलब हुआ ऑक्सीजन में कमी। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ है। तो ये MgO इधर अकेला है, जो ये अभिक्रिया करती है MgO के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। जुड़ने का मतलब है ऑक्सीजन में MgO में सॉरी इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। पहले ये ऑक्सीजन था नहीं यहाँ पर, इधर आते वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गया, इधर आते बढ़ गया ना। फिर देखिए इधर तो MgO अकेला ही था, लेकिन जो ये अभिक्रिया करके इधर आया तो ऑक्सीजन साथ में हो गया, वो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन वृद्धि होगी तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, उपचयन अभिक्रिया हो गई है। कौन सी, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो गई है। अच्छा जी, चलो अगली बात करते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड में ले लूँ। ताकि आपको भी मिटे ना दिखता रहे। अब अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात देखते हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। तो देखते ही हमने अपने दैनिक जीवन में देखा ही है प्रभावों को। कैसे क्या प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव में देखते हैं अपन, जैसे कार्बन को हम कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दैनिक जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, ये दैनिक जीवन की। जो ही हम कार्बन को जलाते हैं, कार्बन बोले तो कोयला, और भी कोई कार्बन पदार्थ हो सकते हैं, तो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं या कार्बन गैस देते हैं। उनको जो ही हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, दहन करेंगे, तो क्या बन जाता है, CO2, कार्बन गैस बन गई है। तो देखिए इधर C अकेला था, अभिक्रिया करते ही ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, उपचयन अभिक्रिया। और भी बहुत सारे उदाहरण है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संक्षारण की बात करते हैं। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या हो गया, संक्षारण। तो हम बात कर रहे हैं संक्षारण की, तो संक्षारण देख लेते क्या होता है। तो संक्षारण में क्या होता है कि लोहे की पहले देखते हैं, इसको छोड़िए पहले देखते हैं, पहले लिखा हुआ क्या वो समझते हैं, बाद में देखेंगे संक्षारण क्या होता है। लोहे की बनी नई वस्तु है, चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वे लालिमा युक्त भूरे रंग की पड़ जाती है। यानी कि लोहे की वस्तुओं पे जो जंग लग जाता है, जंग आ जाता है, जंग की वजह से वो थोड़ी लाल लाल कटी फटी हो जाती है, उसी की बात कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को लोहे पे जंग लगना कहते हैं, जंग लग जाता है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा होता है, ऐसा ही परिवर्तन होता है। जैसे चांदी पे जंग कैसे लगता है, या चांदी में का संक्षारण कैसे होता है, चांदी खराब कैसे होती है, ऊपर से काली पड़ जाती है। तांबा क्या होता है, तांबा थोड़ा हरा हरा हो जाता है, हरा जैसा हो जाता है तांबा। तांबे में मतलब कि थोड़ा हरे रंग का हरी परत हो जाती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता, अम्ल का मतलब हो गया खट्टापन, आर्द्रता मतलब समझ रहे हो आप,
आर्द्रता मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया, मतलब कि नमी या पानी के संपर्क में, तब ये संसारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। मतलब कि लोहे पे जंग लगना या वस्तुओं का मतलब कि खराब होना, जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे का हरा पड़ना, इस सब प्रक्रिया क्या कहते हैं? संक्षरण कहते हैं। यानी लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षरण कहलाती है। समझ गए आप? जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षरण का अन्य उदाहरण है। संक्षरण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत अधिक क्षति होती है। क्योंकि जब संक्षरण का मतलब हो गया कि लोहे पर जंग आने से लोहा पूरा ख़त्म हो जाता है पूरा ख़त्म हो जाता है, वो किसी भी काम में लेने के लिए उपयोग में रहता नहीं है, तो इससे हानि बहुत होती है। क्योंकि आज जो भी जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, जो भी कुछ काम हो रहा है, जो भी पुल बन रहे हैं या जो भी जहाज चल रहे हैं, उसमें लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए लोहे का संक्षरण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्चा होता है। सही बात है। तो ये हो गया संक्षरण की बात हो गई। संक्षरण समझ गए आप क्या हो रहा है? संक्षरण मतलब कि लोहे, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, तो यह संक्षरण प्रक्रिया। यह क्या कहलाता है? संक्षरण कहलाता है। चांदी पर काली पर चढ़ना कौन सी प्रक्रिया है? यह क्या कहलाती है? संक्षरण कहलाती है। और ऐसे बोले लोहे का संक्षरण क्या कहलाता है? तो लोहे पर जंग लगना ही लोहे का संक्षरण कहलाता है। ये होगी बात। अब आते हैं विकृत गंधिता के ऊपर कि यह विकृत गंधिता क्या होती क्या है। चलिए विकृत गंधिता के बारे में देख लेते हैं एक बार। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? वसायुक्त में जैसे घी हो गया, और जिसमें फैट ज़्यादा हो, फैट युक्त वसा फैट होती है, जैसे घी में फैट होती है, दूध हो गया वैसे। और तेलीय खाद्य पदार्थ, तेलीय खाद्य सामग्री, जैसे तेल की कोई बनी हुई सामग्री हो गई, जैसे आपके चिप्स हो गए, अचार हो गया, तेल से बनी हुई चीज़ें जो भी अब लंबे समय तक आप रखते हैं, वो बातें हो रही है। तो लंबे समय तक रखने पर क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उसका स्वाद और गंध में है? स्वाद में, उसकी सुगंध में, गंध का मतलब सुगंध, उससे कैसी स्मेल आ रही है, उससे कैसी खुशबू आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। उपचयित का मतलब समझ रहे हैं आप? उपचयित का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। किसकी वजह से हो रही है विकृत गंधी? तो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से होती है। अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो वो विकृत गंधिता के अंतर्गत आ जाएगा। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी होती है। जैसे हम देखते हैं कि अचार हो गया या फिर कोई अन्य और कुछ चीज़ देखते हैं, तो हम उसमें डब्बे में डाल के डब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह टाइट तरीके से बंद करते हैं ताकि हवा अंदर जा ना पाए और वो वस्तु खराब नहीं हो पाए। देखते हैं हम डब्बा टाइट करके बंद करते हैं ताकि वो चीज़ नमी में ना हो, आर्द्रता में ना आए, ना खराब हो। देखते होंगे अब हम बारिश के टाइम में देखते हैं कि कुछ चीज़ें अपने आप ही डब्बे बंद होने के बावजूद भी उसमें नमी आ जाती है। तो वो नमी का यही कारण है कि वो ऑक्सीजन से वहाँ क्रिया हो रही है। तो क्या हो गया? बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से धीमा, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। देखिए आपको चिप्स की थैली होगी, देखी होगी आपने, ये देखो चिप्स की थैली हो गई, तो मतलब उसके अंदर चिप्स होते तो बहुत कम ही है, लेकिन हवा कितनी भरी होती है। एकदम ये पैकेट एकदम फुला हुआ, एकदम बड़ा गुब्बारे की तरह फुला हुआ दिखता है ये। उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। अधिकतर भोजन में नाइट्रोजन, या भोजन वाले पैकेट में नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। क्यों भरी होती है? ताकि
नाइट्रोजन किस लिए भरते हैं, ताकि ये इसका मतलब उपचयन नहीं हो सके। उपचयन मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो ये चिप्स खराब हो जाएंगे, सीले हो जाएंगे, सीले हो जाएंगे, इस पर फफूंद आ जाएगी। फफूंद समझ हो, फंजाई, कवक, वो आ जाएगी इस पर। इस वजह से खराब हो जाएगी, खराब नहीं हो इसलिए इस पर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि इसको अधिक लंबे समय तक खाने योग्य हम रख सकें और इसका लंबा उपयोग कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आपका यहाँ तक चैप्टर हो गया पूरा। विकृत गंधिता समझ में आ गया? विकृत गंधिता मतलब समझ में आ गया आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन आंसर आपके। अब आपका चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। आगे कुछ और बात, क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। देखते हैं ये पर्सन पहला क्या कह रहा है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखा था हमने, कॉपर सल्फेट की जब कीलों को डुबोया था हमने, तो ये नीली हो गई थी कीले। वो 3 कीले ली थी हमने, एक को बाहर रखा था, 2 को अंदर डाला था, और फिर वो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। फिर तीसरी कील से हमने कंपेयर किया था, तो रंग में क्या फ़र्क आया था देखा था। चलिए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। ये रहा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हल्का मलिन हो जाता है, हल्का मैला हो जाता है। बात की थी हमने, देखा था उस एक्सपेरिमेंट में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ये फेरस है ना, ये फेरस, ये लोहा, ये कॉपर धातु से, इस कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है, मतलब कि ये अधिक फास्ट है, इससे अधिक ज़्यादा फास्ट है ये, समझे? ये फास्ट है, ये थोड़ा धीमे है, ये थोड़ा धीमा है। तो ये क्या करता है, ये फेरस क्या करता है, इस कॉपर को हटा देता है, इसकी जगह से हटा के खुद आ जाता है। भाई ये अधिक बलशाली, ये बलशाली कम है, ये अभिक्रियाशील ज़्यादा है, ये अभिक्रियाशील कम है। तो अभिक्रिया विधि क्या करेगा, ये फेरस है ना, इस कॉपर को मार के हटा देगा और ये इसकी जगह खुद ले लेगा और इसको दूर भगा देगा, इसको विस्थापित कर देता है। और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। क्या बनती है? आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। अच्छा जी, क्या बनती है? आयरन सल्फेट और कॉपर धातु बनती है। चलिए वहाँ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब अभिक्रिया देख लेते हैं, इसकी अभिक्रिया क्या हुई है। ये तो हमने थोड़ी पढ़ ली, इसकी अभिक्रिया की बात करते हैं। तो चलिए इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम। ये तो होगी, इसकी थ्योरी होगी, हमने ये बात कर लेगी कैसे ये अधिक क्रियाशील होती है, ये कम क्रियाशील होता है, और कैसे ये इसको विस्थापित करके फेरस कॉपर को विस्थापित करके खुद इसकी जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। तो देखते हैं आयरन सल्फेट और कॉपर धातु कैसे बनती है, अभिक्रिया देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया फेरस, ये हो गया कॉपर सल्फेट। अभिक्रिया करते क्या करेगा, ये फेरस अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो इसको विस्थापित कर देगा, इसकी जगह खुद आ जाएगा। ये कॉपर कटा के फेरस आ गया और इस कॉपर को अलग कर देगा। ये कर दिया अलग। ये कॉपर सल्फेट था। क्या था? कॉपर सल्फेट था। अभी क्या हो गया? फेरस सल्फेट हो गया। तो कॉपर को हटा दिया, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, और इस कॉपर को बाहर निकाल दिया, विस्थापित कर दिया कॉपर को इस फेरस ने। ये हुई थी अभिक्रिया हमारी, ये हुआ था सब कुछ। और ये था हमारा नीला रंग, ये तो हमारा नीला था, और ये हल्का हरा था। हमको हल्का हरा रंग बाद में प्राप्त हुआ, हल्का मलिन या हरा, जो हुआ था मलिन, हल्का मलिन नहीं हुआ, ये वो है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। चलिए जी। अच्छा, ये देखिए, तो क्रियाकलाप 1.10 में द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो क्रियाकलाप 1.10 का ये आ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है नहीं है, वो देखते हैं। इसलिए ये क्रियाकलाप हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस क्रियाकलाप की हमने ये इक्वेशन थी, PbNO3 2+2HCl जब भी क्रिया करके क्या होता है, PbCl2 HNO3 बनाता है। तो क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है या नहीं है, वो देखना है कि इसमें 2 चीज़ों का विस्थापन हुआ है नहीं हुआ, वो देखते हैं। तो कितनी चीज़ों का विस्थापन हुआ देखते हैं।
Pb के साथ NO3 2 है और ये इधर 2HCl है। जैसे ही विस्थापन हुआ, जैसे अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होते क्या हुआ, Pb का मतलब लेड है। ये लेड जैसे अभिक्रिया की इस HNO3 ने इस लेड का साथ छोड़ दिया, यहाँ से विस्थापित हो गया। देखिए जैसे अभिक्रिया यहाँ से यहाँ हुई, इसने यहाँ कर इसका साथ छोड़ गए, H के साथ चला गया, ये इस हाइड्रोजन के साथ चला गया। और जैसे अभिक्रिया हुई, Cl ने यहाँ इसका हाइड्रोजन का साथ छोड़ दे, हाइड्रोजन का साथ छोड़ के किसका साथ दे दिया, देखिए HNO3 है ना, इसने इसका साथ छोड़ के हाइड्रोजन का साथ दे दिया। और इस Cl ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ के इस Pb का साथ दे दिया, दिया नहीं दिया, यानी कि इसके इनके साथ विस्थापित हो गई है। ये Cl इसके साथ विस्थापित हो गया और ये HNO3 HNO3 नहीं NO3 2 इस हाइड्रोजन के साथ चला गया। कितने का विस्थापन हुआ यहाँ पर, एक तो इसका विस्थापन हो गया और एक विस्थापन क्लोरीन का हुआ है। तो कितना विस्थापन हुआ, दो विस्थापन हुआ तो क्या है, इसी क्या होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अगर विस्थापन एक का होता तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया होती। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में उपचेत तथा अपचेत पदार्थों की पहचान कीजिए। चलिए जी ये भी कर लेते हैं अपन। देखिए लिखा हुआ है 4Na + O2। देखिए आप इसको थोड़ा भूल जाइए। चलिए देखते हैं। तो लेकिन इसमें हमको क्या देखना, उपचेत और अपचेत पदार्थों की पहचान करनी है, किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, वो पदार्थ कौन से। तो एक तो अभिक्रिया ये है 4Na हमारे पास, O2 क्या बना 2Na2O, इसकी बात हो रही है। देखिए इसकी बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन के पास चलते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहीं पर देख लेते हैं इसको, छोड़िए उसको वहाँ से। ये क्वेश्चन आ गई। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब यह है कि किसी पदार्थ के पास में ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसके साथ में प्लस होगा पदार्थ के साथ में, और इससे क्या होगा, इससे माइनस होगा पदार्थ से, उस पदार्थ से चला जाएगा, इससे पदार्थ के पास आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। Na यहाँ पर अकेला था और ऑक्सीजन के साथ इसने अभिक्रिया की, करते ही ऑक्सीजन इस Na के साथ जुड़ गया, आके प्लस में हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन हुआ है। क्या हुआ, उपचयन हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी ये हो गया, उपचयन हो गया इसका। तो क्योंकि Na यहाँ पर अकेला था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, तो ये Na के साथ आके ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ते ही पदार्थ था, ये Na पदार्थ था, इसके साथ जुड़ते ही अब क्या हो गया, उपचयन हो गया। ये हमारा ये हो गया, उपचयन हो गया। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में कह रहा है कॉपर, ये कॉपर ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है। एक बात हमने ये भी देखी थी कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है जिसमें हाइड्रोजन कम होगा, और जिसमें ऑक्सीजन घट रहा है उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा जुड़ रहे हैं वो भी, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा जुड़ रही है, ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो अपचयन होगा। जिसमें हाइड्रोजन कम जुड़ रहे हैं या कम आ रहे हैं या कमी हो रही है हाइड्रोजन की, वो उपचयन होगा। देखा था हमने पिछले वीडियो में, सॉरी इसके थोड़ी देर पहले। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ देखिए। इसमें क्या, ये Cu है, Cu H2O बनाया। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसने जो ही अभिक्रिया की ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, इस पदार्थ से ऑक्सीजन चला गया, कमी हो गई तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन कमी होने पर क्या हो गया, अपचयन। इसका क्या हो गया, ये यहाँ पे आया ऑक्सीजन की कमी, क्या हो गया यहाँ पर, अपचयन किसका हुआ है, कॉपर का, कि ऑक्सीजन कमी हो गई। अच्छा जी चलिए ये हो गया। और यहाँ पे H2 देखिए सिंगल है, H2 है, अकेला है, जो इसने अभिक्रिया की ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, तो इसका क्या हो गया, उपचयन किसका हुआ, हाइड्रोजन का उपचयन कैसे हुआ, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका क्या हो गया, उपचयन। क्योंकि ये पहले अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन आकर बैठ गया,
और ये भी इसके साथ पहले ऑक्सीजन था, इसके ऑक्सीजन छोड़ के चला गया, मतलब ऑक्सीजन कमी होगी, अपचयन हो गया। तो इसमें कितने धातुओं का हो रहा है अपचयन उपचयन? इसमें अपचयन तो हो रहा है कॉपर का और उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। तो आगे की बात हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये चैप्टर होने वाला ख़त्म, अगले 10-15 मिनट का चैप्टर और बचा है, तो अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।